इन्वेस्टमेंट। तो आपको कहीं पे भी बैलेंस शीट में अगर ये दो टर्म मिल जाए तो आपको इन तीनों किसी भी एक्टिविटी Hello everyone, welcome to Astha Education और finally now I'm up with the video of cash flow statement। तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम उसमें बेसिकली बेसिक टर्म्स, कितनी एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब आज मैं बहुत प्यार से डिटेल में कवर करूंगी। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेता है समझने में, थोड़ा सा मतलब आपको बेसिकली होता है ना कि 8 नंबर्स का तो आता ही आता है, सेक्शन बी में ये कंपल्सरी पार्ट होता है। बट हम लोग इस चैप्टर को बहुत लीनियंट लेते हैं कि यार ये तो हो जाएगा, सेम ही पैटर्न चल रहा है। बट दिस इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है। अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो इट्स वेरी इजी, अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो इट्स वेरी 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 हार्ड। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हम शुरू करेंगे हम बेसिक टर्म्स की क्या कौन सी चीज क्या होती है, यहाँ पे चीज क्यों आती है, कैसे आती है, वो सब हम बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं कि हमारे पूरे साल के एंटायर बिजनेस में हमारा क्या कैश कितना आया और कितना गया। मतलब हम चेक करेंगे कि हमारा कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। बट कैश इनफ्लो आउटफ्लो जरूरी तो नहीं है ना कि वो सिर्फ उसी चीज से रिलेटेड हो जिसमें हम डील कर रहे हैं, मतलब जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं, या सारी ही वो चीजें हो जो हम बाहर से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उस चीज को क्लैरिफाई करना है कि हमारा जो बिजनेस का लेन देन है उसमें कितना पैसा आया गया, और आया गया तो हमारा कंपैरेटिवली इस साल पैसा ज्यादा आया है या ज्यादा गया है। ठीक है, और अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, हमने कहीं से उधार लिया है, तो हमारा पैसा कैसे आया गया है। तो इन शॉर्ट में क्या बोलूंगी, कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश related to 3 activities. Which 3 activities? Operating activities, investing activities and financing activities. ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, इसमें एक टर्म आएगा आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है बट ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कैश और कैश के समान। ठीक है, कोई भी चीज कैश या कैश से बिल्कुल समान हो। कैश का हमें पता है, अब हमारे पास कैश के 2 पार्ट होते हैं। इसका बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो बता रही हूँ। कैश के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड कि हमारे पास हाथ में कितना पैसा है, एक तो वो आया। एक आता है मेरे पास कैश इन बैंक, या आपके पास कई बार आएगा बैंक बैलेंस। ठीक है, वो चीज, तो ये हो गया कैश का पार्ट। एक चीज होती है हमारे पास कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे हम बहुत जल्दी से कैश में रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ेंगे 2 चीजें। 2 चीजों में सबसे पहली चीज आती है मेरे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जो आपके 3 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएंगी, मतलब आप उसको कन्वर्ट करके कैश में उठा सकते हैं। ठीक है, और एक आता है मेरे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब हमने बैलेंस शीट पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा आता है एसेट्स में। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स में आता है, करंट एसेट्स में। यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो 3 या 2 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पैन बता देती हूँ कि जो चीज आपकी ऑलमोस्ट नॉट एक्यूरेटली बट 12 महीने नहीं 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी रियलाइज हो गई है कैश, मतलब ये कन्वर्ट करके, जैसे आप चेक लेते हैं
तो चेक में क्या करते हैं, चेक गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो दैट इज अ कैश इक्विवेलेंट चीज है। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि वो जल्दी से आपके कैश में कन्वर्ट हो गई। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल कम ऑन द टॉपिक विच इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मैं आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन बताती हूँ। आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। क्या है मेरे पास ये प्रिंसिपल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पहली चीज मैंने बोली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये होती हैं वो एक्टिविटीज जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा काम है बिजनेस कपड़े बनाने का और किसी और बंदे का काम है फर्नीचर बनाने का। वो अगर फर्नीचर बेचेगा तो उसके लिए वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है फर्नीचर बनाना और उसको बेचना। तो उसका जो एंटायर बिजनेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो किस पे निकल रहा है, उस फर्नीचर को बेचने पे। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं हूं जिसका कपड़ों का बिजनेस था और मैं बेच दूं अगर फर्नीचर, तो क्या मेरा फर्नीचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी को जो मेन अर्निंग होगी वो होगी जब मैं अपने कपड़े बेचूंगी, जब अपने कपड़े बना के बेचूंगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आया? वो कोई सी भी एक्टिविटी जिससे हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब मेन रेवेन्यू, मेन प्रॉफिट, जिस चीज से हम डील कर रहे हैं, जिस चीज को बेच के हम पैसा कमा रहे हैं। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज इसमें एक पार्ट आता है कि इट इज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग में हम क्या बोलते हैं, एक तो हमारे पास प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? दूसरी चीज मैंने बोला कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ना तो इन्वेस्टिंग में आएगी ना फाइनेंसिंग में आएगी, तो वो कहाँ जाएगी? ऑपरेटिंग में। तो नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉन, या ऐसे लिख लो आप, नाइदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर ना वो फाइनेंसिंग है ना इन्वेस्टिंग है तो भी वो एक्टिविटी कहाँ रिकॉर्ड होगी? ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मैं दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब जिसमें हम बिजनेस में डील कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर मेरा कोई पैसे का लेन देन है। जैसे मैंने बोला मेरी कपड़ों की फैक्ट्री है, तो मेरा पैसा कब जाएगा? जब मैं कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगी ऑब्वियसली, और मेरे को पैसा कब मिलेगा? जब मैं उसको पूरा बनाकर बेच दूंगी। तो वो ऑपरेटिंग में क्यों आया? ऑपरेटिंग में इसलिए आया क्योंकि मैंने उसी सामान से रिलेटेड पैसा दिया भी है और पैसा लिया भी है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है इस प्रोडक्ट को सेल करने में, मार्केटिंग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और वो हमारे सामान को बिकवाएंगे। तो उनको जो हम सैलरी देंगे वो सैलरी भी ऑपरेटिंग में आएगी। अब आप पूछोगे क्यों? ये तो हमारा अलग सा खर्चा है ना? नहीं, सामान को बनाने से लेके बेचने तक जो भी लेन देन हो रहा है वो हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे मैं एक साइकिल बता देती हूँ। मैंने मान लो ऑपरेटिंग साइकिल भी मैंने समझाया था आई गेस लास्ट वीडियो में, बैलेंस शीट वाले में, फिर समझा देती हूँ। मान लो मुझे कपड़े बनाने के लिए मुझे एक फ्रॉक डिजाइन करना है। ठीक है, ये मैं फ्रॉक बनाती हूँ फ्लोरल प्रिंट वाले। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कि इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने सामान उठाया। सामान में क्या क्या उठाया? बटन। ठीक है, और मैंने सामान में चाहिए था फैब्रिक, फैशन डिजाइनर जिन्होंने उसको डिजाइन किया है। ठीक है, और लेसेस, बोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो मैंने उठाया, मैंने यहाँ से परचेज किया होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया होगा? परचेज किया है, तो मैंने पेमेंट की होगी। अब जब मैंने ये करा, अब मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, कुछ लोग बना भी रहे होंगे, उनको मैंने वेजेस दिया है जो काम कर रहे हैं। फिर जब वो बन गया, अब वो गया सेलिंग डिपार्टमेंट में। सेलिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया? उसने करी मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या किया? उसने सामान को बेचा, एडवर्टाइज किया, हमारा सामान बिक गया।
जब वो बिका हमारे पास फिर से पैसा आया, तो मैंने क्या क्या रिकॉर्ड करना है, जब मैंने यहाँ पैसा दिया, जब मैंने यहाँ पैसा लिया, जब मैंने यहाँ पैसा दिया, यहाँ मैंने यहाँ दिया, यहाँ मैंने पैसा लिया। ठीक है, तो याद रखना सामान को बनाने से लेके सामान को बेचने तक जो भी चीजें आ रही हैं वो हमारी किस में आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, फिर आता है सेकेंड पार्ट विच इज इन्वेस्टिंग। नाम से ही पता लग रहा है हम कोई एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है एक्विजिशन एंड द डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट। कोई भी ऐसा सामान जो मैंने लंबे समय के लिए खरीदा है, ठीक है, लंबे समय के लिए खरीदा है मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आपको कर रही हूँ, तो मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, मेरा फोन होगा, मेरा ट्राइपॉड होगा, मेरी चेयर्स होंगी, मेरा डस्टर होगा। ये तो नहीं मैंने 8 डस्टर लिया ऐसे फेंक दिया कल नया ले आएंगे, नहीं। कोई भी ऐसी चीज जो हमने बहुत लंबे, डस्टर तो फिर भी बहुत छोटी चीज होगी, जैसे एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज जो मैंने बहुत लंबे समय के लिए खरीदी है, तो उसमें मैंने पैसा लगाया, क्योंकि इसमें अभी इन्वेस्टिंग की तो ही मेरी, मैंने जैसे हम मकान लेते हैं, घर लेते हैं, तो हम एक बार उसमें पैसा लगाते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमने पैसा लगाया है उसमें, आगे जाके उसकी हमें वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, और अगर उसी इन्वेस्टिंग को हम बेच दें तो वो भी कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जहां पापा जाएगा वहीं बेटा जाएगा, जहां पापा जाएगा वहीं बेटा जाएगा। क्यों, इसका मतलब ये है, मान लो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, इन्वेस्टेड इन रिलायंस डिबेंचर्स, रिलायंस शेयर्स, मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मेरी कंपनी ने जो बचा हुआ प्रॉफिट था, पैसा था, उसके रिलायंस के शेयर्स उठा लिए, तो मेरे लिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। मेरी तरफ से यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैश आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है, पैसा गया है या आया है, यहाँ पे पैसा गया है, बट ये इन्वेस्टमेंट थी मेरी, इसलिए मैंने इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड किया। अब अगर ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाए कि इंटरेस्ट, सॉरी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, अब आप बोलूंगा से पहले मैं आपको एक चीज, इस वाले पॉइंट को समझाने से पहले कि डिविडेंड रिसीव्ड इन शेयर्स क्या है, मैं एक चीज बता दूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। ठीक है, रुको एक मिनट, मैं पहले रफ कर दूं इसे सो दैट आपको क्लियर हो ये चीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग FA बट इट्स फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या मतलब है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिससे या तो मेरी उधारी बढ़ रही है, घट रही है, या मेरी कोई कैपिटल या ओनरशिप में चेंज आ रहा है। ठीक है, कोई भी मेरी उधारी बढ़ रही है या घट रही है, या मेरी किसी भी, दोबारा बोल रही हूँ, किसी भी कैपिटल या ओनरशिप में चेंज आ रहा है। जैसे मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हो ना क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि मैंने अपनी बैंक की लिमिट से ज्यादा पैसा निकाल लिया है, क्लियर है, तो वो भी काइंड ऑफ उधारी हुई ना, क्योंकि मुझे उसको पैसा तो लौटाना ही है, बैंक मुझे फ्री में तो पैसा दे नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने कैश क्रेडिट लिया, किसी से कैश में उधार ले लिया, या मैंने शेयर्स इशू कर दिए। अब मैंने जो शेयर इशू करे हैं, हम जो शेयर इशू करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो तो हमने पैसे उठाए ना, जिसके बदले हमें लोगों को डिविडेंड देना है, ऐसे डिबेंचर्स हो गए, तो वो सब चीजें कहाँ पे आएंगी, फाइनेंसिंग में। बट फिर भी वही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जहां पापा आएगा वहीं बेटा आएगा। अब मैं आपसे ना एक चीज का डिफ्रेंशिएट कराऊंगी, यहाँ पे मैंने लिखा इंटरेस्ट received on 10% डिबेंचर्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा। फिर मैंने लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर्स। अब आप बताओ कि ये इनमें से कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा और कौन सा इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब मुझे इंटरेस्ट मिला है तो ये क्या है, ये मेरा ना बेटा है, ये सन है, ये भी सन है, क्योंकि इंटरेस्ट तो मुझे जब मिलेगा ना जब इस पर कोई इन्वेस्टमेंट हुई या ली होगी, तो इसका मतलब ये पापा का तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड
ऑन 10% डिबेंचर्स। मुझे इंटरेस्ट, मैंने बोला ना हमें फर्म की तरफ से सोचना है, तो मुझे इंटरेस्ट मिला है, मेरी एबीसी लिमिटेड कंपनी है, मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है, अगर मिला है तो इसका मतलब मैंने पैसे लगाए होंगे। अब जब मैंने किसी और कंपनी में पैसे लगाए हैं तो वो मेरी क्या हुई, वो मेरी हुई इन्वेस्टमेंट। और मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट कहाँ रिकॉर्ड होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जब पापा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हुआ है तो ये कहाँ पे होगा रिकॉर्ड, जहां पापा वहीं बेटा, तो ये भी कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जहां हमें अगर बिल्कुल कुछ समझ आए, जैसे रिसीव्ड का समझ आ जाएगा कि इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई होगी, फिर भी समझ नहीं आ रहा था, फिर सोचो कि मुझे अगर मिल रहा है तो मैंने पैसा लगाया होगा, तो इस टाइम पे तो मेरा इन्वेस्टिंग में क्या हुआ होगा, आउटफ्लो, बट इस टाइम पे मेरा इन्वेस्टिंग में क्या होगा, इनफ्लो। तो मैं इसको प्लस करूंगी और इसको माइनस करूंगी। ठीक है, फिर आते हैं इधर। अब आप बहुत प्यार से बताओगे मुझे, इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर। इंटरेस्ट मैंने पे किया है, जब मैंने पे किया है तो इसका मतलब मैंने लोगों से पैसा उठाया होगा, इसका मतलब मैंने यहाँ पे डिबेंचर्स उठाए होंगे। और जब हम डिबेंचर्स उठाते हैं तो उसका टर्म आता है इशू या प्रोसीड फ्रॉम इशू, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर मतलब मैंने पैसा उठाया है, जब उठाया होगा तो मेरे पास पैसा आया होगा, क्योंकि जब हम उधार लेते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है। कहाँ लिखेंगे इसे, फाइनेंसिंग में। उधारी मैंने बताया कहाँ आएगी, फाइनेंसिंग में। अब जब ये आया था तो हमने अब इंटरेस्ट पे किया है, तो ये क्या होगा, आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब कुछ आपको अटपटी से एंटी समझना है तो सोचो, ये तो बाद का कंसेप्ट है ना, इससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा। जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किस चीज का पे कर रहे हैं, लोन का कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं, किस चीज का। तो अगर हम रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब हमने उधारी दी थी या हमने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, तो वो आता है इन्वेस्टिंग में। लेकिन अगर हम उधारी लेते हैं और उसका हमको चुकाते हैं तो वो कहाँ आता है कि हमारा वो है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जो इम्पोर्टेंस करें, देखो बेसिकली ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट का आइडिया दे देती हूँ, वैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखो ऐसे कुछ बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं ए बी सी, यहाँ पे आता है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तीनों का हमारा अगर रिकॉर्ड करेंगे, ये इसमें बहुत सारी चीज आएंगी, इसमें आपको मैं भी बताऊंगी डिटेल में। पहले समझना है कि हमें ये बनाना है, यहाँ हम लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दी ईयर एंड। तो आप प्लीज फॉर्मेट का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, तो गलत नहीं करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसका अलग इसका अलग इसका अलग क्यों निकाल रहे हैं। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है वो हमें बताती है कि क्या हमारा बिजनेस इतना कैपेबल है कि वो अपनी जो छोटी छोटी उधारी है, क्यों छोटी छोटी उधारी, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट ही अर्न नहीं होगा तो हम लोगों को पैसा कैसे चुकाएंगे। हम तो सामान बेच दे रहे हैं, बट बेचने के बाद जिनसे हमने उधारी पे सामान उठाया था उनकी पेमेंट कैसे करें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमें अभी मैंने बताया ना डिविडेंड पे करना है, हम डिविडेंड भी तो जब भी पे कर पाएंगे ना जब हमें प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम तो जितना उधार ले रखा है तो वो भी नहीं चुका पाएंगे, और हम आगे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तीन चीजें जो हमें बताती है वो क्या बताती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की क्या हमारे यहाँ पे कैश जनरेट हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, और अगर फायदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, कि हम अपनी चीजों को बियर कर पा रहे हैं या बियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोल देती हूँ, दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज tells us whether cash generation is adequate to maintain operating activities such as paying dividends। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बताया डिविडेंड,
रीपे लोन्स, लोन को रीपे कर पा रहे नहीं कर पा रहे, मेक न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्जैक्टली 3 कीवर्ड्स आप एग्जैक्ट जो दो चीजें मैंने बोली, अगर आप उसको मार्क करके, वैसे मैंने स्क्रीन पे भी दिखा रखा है, उसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप याद कर लो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें क्या बताता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताती है कि जो हमने एक्सपेंडिचर किया, अब देखो एक्सपेंडिचर कैसे, मैंने जब इन्वेस्टमेंट करी तो मैंने अपना तो पैसा लगाया ना, तो जो मैंने पैसा लगाया है क्या वो इतना कैपेबल है कि वो मुझे कुछ जनरेट कर पाए? ठीक है, कैसे? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया, मेरा आउटफ्लो हुआ, बट उसके बदले मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलते रहना चाहिए ना। तो क्या मैं जो मैं पैसा लगा रही हूँ उसका मुझे कब तक बेनिफिट मिलेगा और कितना बेनिफिट मिलेगा और क्या वो बेनिफिट सही है या गलत है उसके लिए। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ऑन रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लोज। मतलब वही चीज कि अगर हमने किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है तो वो हमें कब तक, कितना और कैसे फायदा देगी। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे इंटरेस्ट में कैश फ्लो ज्यादा हो रहा है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली होता है हमारे यूजर्स के लिए, जो हमें उधारी दे रहे हैं वो भी तो देखेंगे क्या हमारी बिजनेस हम उनको इतना डिविडेंड या इतनी चीजें दे पाएंगी। तो वो भी ये सोचते हैं कि अगर हमने इतने सालों के लिए अपना पैसा ब्लॉक किया है तो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या हुई? इट विल शो यूजफुल इन असेसिंग क्लेम्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज बाय प्रोवाइडर ऑफ फंड टू दी एंटरप्राइज। मतलब कहीं ना कहीं हम ये डिस्क्लोज कर रहे हैं कि अगर आप अभी हमारे पे इतना पैसा लगा रहे हैं तो हम आपको इतना दे पाएंगे। हम देखिए इतना देते आए हैं तो आपको भी एक्सपेक्टेशन हम देंगे। मान लो मैंने अभी किसी से 10 लाख का लोन उठाया था शेयर इशू करके, ठीक है, डिबेंचर इशू करके, अब मुझे फिर से पैसा उठाना है, उन लोगों को मुझे कैसे यकीन दिलाना होगा? इनका रिकॉर्ड दिखा के कि अगर मैं इन लोगों को डिविडेंड पे कर सकती हूँ तो मैं आप लोगों को क्यों नहीं कर सकती? आप पैसा दो, बिलीव करो, हम आपको रिजल्ट देंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज 3 एक्टिविटीज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कैश। ठीक है, फिर मैंने आपको कैश इक्विवेलेंट में मैंने आपको बता दिया क्या दो चीजें थी, कैश और कैश के समान वाली चीजें। तो कैश में आया मेरे पास कैश इन हैंड और कैश इन बैंक या बैंक बैलेंस। और कैश इन कैश इक्विवेलेंट में क्या आया मेरे पास? मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको कहीं पे भी बैलेंस शीट में अगर ये दो टर्म मिल जाए तो आपको इन तीनों किसी भी एक्टिविटी में ऐड नहीं करना है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा है या करंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा है तो आपको ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही ऐड करना है। कुछ लोगों की बुक्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना देके कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा होगा तो उसमें कंफ्यूज होना, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया 3 टाइप की एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में हम करते हैं रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी कैश से रिलेटेड, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में कहीं नहीं जाएगी वो आएगी ऑपरेटिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? एक्विजिशन एंड द डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मैंने लंबे समय के लिए खरीदी है उसमें अगर पैसा लगाया है या उस कोई भी लंबे समय वाली चीज उसको मैंने बेचा है तो मैं उसको इन्वेस्टिंग में डालूंगी। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बेसिकली, और कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। मैंने बोला ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो उसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट होंगी वो किस में आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे वो चीज आएंगी जो हमारी ओनरशिप या हमारी बोरिंग्स को चेंज करेंगी। बोरिंग्स जैसे कि कंपनीज के लेवल पे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, और पार्टनरशिप के लेवल पे कोई भी लंबे टाइम का लोन, उधारी, बैंक ड्राफ्ट, ये सब चीजें हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको तीनों की इंपॉर्टेंस बता दी। ऑपरेटिंग की बता दी कि वो हमें बताते हैं कि हमने कितना पैसा जनरेट किया है। इन्वेस्टिंग की बता दी कि हम लोगों ने जो पैसा लगाया है क्या वो हमारा किफ़ायती है, क्या हमें आगे फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें देखने के लिए। और फाइनेंसिंग की हमें आगे को दिखाने के लिए प्रूफ कि हम लोग इतना एक्सपेंस या इतना प्रॉफिट हम लोग अपने लोगों को दे पा रहे हैं। तो अगर हम दे पा रहे हैं तो हम आपको भी दे सकते हैं। ठीक है, वी होप दिस कि हम आपको भी दे पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर
हो गई होगी। अब ना मैं आपको एक एक करके एक एक ट्रांजैक्शन समझाऊंगी कि ये इनफ्लो क्यों है, आउटफ्लो क्यों है, और ये ऑपरेटिंग में क्यों आ रहा है, फाइनेंसिंग में क्यों आ रहा है और इन्वेस्टिंग में क्यों आ रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई थोड़ा थोड़ा भी, तो आपको बहुत प्यार से एक चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ, हम लोगों ने ये वाली चीज यहाँ पे क्यों डाली। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आई मेरे पास कैश सेल्स। अगर मैं कैश सेल्स की बात करूं तो कैश सेल्स कहाँ पे आएगी, ऑपरेटिंग में, क्योंकि कोई भी अगर परचेज सेल हो रही है तो वो मेरी बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो ऑपरेटिंग में। और कैश सेल है तो सेल हुई है तो मेरे पे पैसा आएगा, तो इट विल बी इनफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, दूसरी चीज मेरे पास आती है रेंट पे। अब एक बात बताओ, हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा कि पर्सनल है क्या है, तो ऑब्वियसली हम बिजनेस के लिए रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रेंट किस लिए, बिजनेस की चीजों के लिए, तो वो रेंट कहाँ पे आएगा मेरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर मेरे पास आया इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स हम किस पे देंगे, जो इनकम हम अर्न करेंगे, और इनकम हम किस चीज पे अर्न करेंगे, जब हम अपना सामान बेचेंगे। तो जहां पापा वहां बेटा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये भी हमारा आ जाएगा, और इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो ये होगा आउटफ्लो। ठीक है, फिर मेरे पास आता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस ऑब्वियसली अभी मैंने बोला था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। फिर आया इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैंने बोला इशू ऑफ डिबेंचर, जब हम इशू करते हैं डिबेंचर्स, तो हमारे डिबेंचर्स के मतलब हमने पैसा उठाया है, तो वो क्या हो गई, फाइनेंसिंग, क्योंकि हमने उधारी ली है। फिर मेरे पास आया कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो अगर मैंने क्रेडिटर्स को पैसा दिया तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे पैसा, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधारी पे सामान लिया है, तो अगर उससे सामान लिया है तो वो कहाँ आया था, ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग में अगर आया था तो ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में। और कैश पे किया है तो ये आउटफ्लो होगा। फिर मेरे पास है वेजेस एंड सैलरीज पे। तो वेजेस और सैलरीज भी आपको ध्यान रखना है कि वेज सैलरी किसको देंगे, एम्प्लॉयज को, जो काम कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज है, तो वो भी कहाँ आएगी, ऑपरेटिंग में। बट अगर हम पे कर रहे हैं तो ये आउटफ्लो ही होगा। फिर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बोला जब तक स्पेसिफाई ना हो तो हम कहाँ डालेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। फिर आता है परचेज ऑफ मशीनरी। मैंने मशीनरी परचेज की है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि वो मशीनरी ही फर्म है, वो मशीनरी बनाती है, मशीनरी बेचती है, तो ये परचेज ऑफ मशीनरी उस टाइम उसके लिए ऑपरेटिंग हुआ। बट अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो वो मेरे लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरा काम मशीनरी बेचना नहीं है, मेरा काम है कपड़े बेचना, पर मैं मशीनरी बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ, तो वो क्या हो रहा है, इन्वेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ बोला परचेज ऑफ मशीनरी, तो मैंने अगर मशीनरी खरीदी है तो वो मशीनरी कहाँ पे आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी। इन्वेस्टिंग में कहाँ आएगी, परचेज है तो मेरा पैसा गया होगा, तो आउटफ्लो। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड पेड। अब तो आप बता सकते हो डिविडेंड पेड क्या है, मैंने डिविडेंड पे किया है, तो जब मैंने डिविडेंड पे, दिस इज द सन, मैंने डिविडेंड पे किया है, तो ये तो सन है। तो अगर पे कर रही हो तो कहीं ना कहीं मैंने शेयर्स उठाए होंगे, शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं, तो उठाए थे। जब पे कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हमारा सन आ रहा है तो उसका फादर क्या होगा, डिविडेंड हम कब पे करते हैं, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं। और जब इशू करते हैं तो इसका मतलब हमने पैसा उठाया है, तो जब उठाते हैं वो उधारी होती है, तो वो कहाँ आता है, फाइनेंसिंग में। तो जब वो फाइनेंसिंग में गया तो ऑब्वियसली जहाँ बेटा जहाँ पापा वहाँ पेगा, तो डिविडेंड पेड भी वहाँ पे ही जाएगा। फिर मेरे पास आता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मैं मार्केटिंग एक्सपेंस कर रही हूँ, तो मार्केटिंग किस चीज़ की हो रही है, उस प्रोडक्ट की, उस पर अगर मुझे कोई खर्चा करना है तो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और खर्चा हो रहा है तो वो क्या होगा, आउटफ्लो। क्लियर है। फिर मेरे पास आता है कमीशन रिसीव। कमीशन किस चीज़ का मिलता है, छोटे छोटे काम करने का, तो छोटे छोटे काम हम बिजनेस से रिलेटेड करेंगे तो वो भी आएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर मेरे पास आता है बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट सोचते हैं कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, बट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी उधारी है, हमने एक्स्ट्रा लिमिट से पैसा निकाल लिया, हमें लौटाना तो है, हमें उधारी तो वापस करनी है, तो वो क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बैंक अगर लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बड़ा है, इसका मतलब मैंने और ज्यादा पैसा निकाला है, बैंक से तो पैसा निकला है बट मेरे पास तो पैसा आया है, तो वो क्या होगा, फाइनेंसिंग में इनफ्लो। लेकिन अगर ये बोलते रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है,
कि मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट की है, तो वो होगा आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐसे आपका कैश क्रेडिट भी होगा, कैश की उधारी। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी नाम सुनते ही कर देना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ। फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कोई भी सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस किया है हमने, ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जाएगा हमारा यहाँ पे, कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही हम रिलेट कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो हमारा खर्चा भी वहीं जाएगा। ठीक है, आपके पास जैसे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर होता है अपने शेयर खरीद लेना। ठीक है, तो अगर हम अपनी शेयर, तो इसका मतलब जब हमने पैसे खाए होंगे तो वो कहाँ रिकॉर्ड करे होंगे? फाइनेंसिंग में। तो अगर हम अपने रिकॉर्ड अपने ही शेयर उठा रहे तो वो कहाँ पे जाएगा? फाइनेंसिंग में ही। फिर हमारे पास आएगा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई अपने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट नहीं करते, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया, तो वो तो बैंक का पार्ट है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर हमारे पास आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। हमारे डेटर्स थे, हमें उनसे पैसे, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम सामान बेचते हैं उधारी पे, अगर उनसे पैसा मिला है तो वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग है, इनफ्लो हो रहा है, तो इनफ्लो में आएगा। लास्ट पार्ट हमारे पास यही वाला है। उसके अलावा आपको मैं एक दो टर्म और मेन मेन वाले बता देती हूँ। जैसे फाइनेंसिंग में आप लिस्ट देख सकते हो, इनफ्लो में आएगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, कैश में शेयर या डिबेंचर उठा रहे हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्यों आया इनफ्लो में? क्योंकि अगर मैं बहुत लंबे टाइम की उधारी लूंगी तो मेरे पास तो पैसा आ रहा है ना उधारी पे भी, तो वो यहाँ आया। या प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश क्रेडिट, अगर हम बोल रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है या कैश क्रेडिट हमारा बढ़ रहा है, इसी का जस्ट अपोजिट आप कर दो आउटफ्लो में। जैसे कि रिपेमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिया था, उधारी ली थी, पैसा आया, अब उसी की रिपेमेंट करें तो वही रिकॉर्ड होगा, लेकिन माइनस होगा, आउटफ्लो होगा। ऐसे हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब हम डिवेंचर्स को वापस दे रहे हैं, उनका पैसा वापस कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा वापस कर रहे हैं, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं, ये सब हमारा किस में आ रहा है? आउटफ्लो में। आपको लिस्ट दिख रही होगी यहाँ पे। फिर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका इनकम टैक्स जो पे होता है वो हमेशा ऑपरेटिंग में ही आएगा, वो लास्ट में ऑपरेटिंग में होता है, सबसे लास्ट स्टेप होता है लेस इनकम टैक्स पे। जो इस साल का आपका टैक्स पेमेंट होगा वो यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, फिर एक चीज बतानी है, इन्वेस्टमेंट, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे ही रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, आज की वीडियो में हमने यहाँ पे मेन चीजें तो सारी पढ़ ली हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी। ठीक है, आपको वीडियो के एंड में भी आपको एक दो टर्म्स और दिखाऊंगी कि ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्लियर करने के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट आइडिया देने वाली हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि मेन फॉर्म मैंने आपको 3 चीज़ें वो बताई दी थी। अब मैं आपको बता रही हूँ जो पहला पार्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहली लाइन जो आती है वो आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको निकालना होता है। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए हमें प्रॉपर्ली वर्किंग नोट बनाना होता है, क्योंकि उस वर्किंग नोट के हमें नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि इस चैप्टर में वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में वर्किंग नोट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने बनाया आपका पर्टिकुलर्स और यहाँ पे मैंने आपका बनाया अमाउंट। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, आपका ये फॉर्मेट हुआ। यहाँ पे क्या होगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी लाइन आती है वो आती है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएन। अब वो कैसे निकलेगा? आपको जो बैलेंस शीट दी हुई होगी, बैलेंस शीट जो क्वेश्चन मेन होगा उसमें आपको 2 साल का अमाउंट दे रखा होगा, 2018 2019। मान लो 2018 में आपका 1 लाख अमाउंट लिखा हुआ है प्रॉफिट में, इसी लाइन में रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट में होगी वो चीज, बैलेंस शीट में पड़ा है, और 2 लाख यहाँ दे रखा है।
तो अगर मैं 2018 से 19 में देखूँ कितने साल का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख का, तो वो मैं अमाउंट कहाँ लिखूंगी, यहाँ पे आपको यही देखना है, कंपैरिजन करना है कि 2018 से 19 में आपकी ग्रोथ हुई है या कमी हुई है, तो यहाँ ये हुआ। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे मेरा होता -50,000, तो आप ये बताओ कि मेरा यहाँ पे तो माइनस लिखा है तो मतलब लॉस हुआ है, और मुझे यहाँ 2 लाख लिखे हुए हैं, तो मेरे को कितने का फायदा हुआ है? यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बोलेंगे 1.5 लाख का या 2 लाख का, बट गलत है। देखो, जब मुझे 50,000 का ऑलरेडी लॉस चल रहा था, उस लॉस को खत्म करने के लिए, माइनस को खत्म करने के लिए मैंने 50,000 प्लस भी तो किया होगा, तब वो 0 पे आया होगा। 0 के बाद मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है, तो इन शॉर्ट मुझे इस साल कितना फायदा हुआ है, 2,50,000 का। तो जब भी एक साल लॉस हो, एक साल प्रॉफिट हो, पिछले साल लॉस हो, इस साल प्रॉफिट हो, तो ध्यान रखना इस वाले लॉस को इस प्रॉफिट में प्लस कर देना, क्योंकि पहले आपको उस नेगेटिव से 0 पे आना, 0 के बाद आपको 2 लाख का फायदा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 2,50,000। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी होती हैं। इसमें आपको सबसे पहले ऐड होता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है इनकम टैक्स के लिए, हमेशा हम टैक्स के लिए ना एक प्रोविजन बनाते हैं, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, लेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका और ऐड होगा, एक बार बता देती हूँ, ट्रांसफर टू रिजर्व। कोई भी आपका रिजर्व है, अगर आपका कोई भी रिजर्व है, वो यहाँ पे ऐड बैक होगा। ठीक है, तीसरी चीज आपकी होगी इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड, होता है ऐसा डिविडेंड जिसके लिए कोई प्रपोजल ही नहीं निकला था। हमेशा डिविडेंड देने से पहले ना पिछले साल प्रपोजल निकलता है कि हम अगले साल आपको इतना दे सकते हैं। अगर कोई प्रपोजल नहीं निकला है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, इंटरिम डिविडेंड। तो आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, करंट ईयर का मतलब अगर यहाँ भी दे रखा है, यहाँ दे रखा तो आप इस साल करोगे। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई भी अगर रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस में इंटरिम डिविडेंड आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। और आपको बोल रहे हैं डिविडेंड प्रपोज पे ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड। पर ये प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला। क्यों, क्योंकि इस साल जो आप पे करोगे ना, वो पिछले साल का प्रपोज्ड था। पिछले साल आपने बोला होगा कि हम इतना देंगे, तो इस साल आप उसको इतना पे कर रहे हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे ऐड होगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें लेस होंगी, लेस होती हैं मैं बता देती हूँ। कोई भी अगर इनकम टैक्स का रिफंड आया, इनकम टैक्स का रिफंड आया, इनकम टैक्स की पेमेंट नहीं बोला मैंने बोला लेस इनकम टैक्स का रिफंड। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये वाला चीज समझ में आया। फिर हमारे पास आता है कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन करा देती हूँ कि हमें नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है। यहाँ पे मान लो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास सरप्लस है, मान लो 2018 ईयर है, 2019 ईयर है, तो 18 में लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास क्लोजिंग में 6,72,000। ये कौन सा है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मैंने बताया सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हमें डिफरेंस करना है। 6,72,000 हुआ है, पिछले साल 2 लाख था, तो कितने का फायदा हुआ, 4,72,000 का क्या लिखेंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फिर मेरे पास है ट्रांसफर टू डिबेंचर। अब इन्होंने बोला कि हमने 2 लाख का ट्रांसफर करा हुआ है डिबेंचर में के रिजर्व में, तो जब डिबेंचर का रिजर्व है तो रिजर्व मैंने अभी बताया ऐड होगा, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 2 लाख। फिर इन्होंने बोला प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, तो मैंने बोला ना डिविडेंड हमेशा लास्ट ईयर का लेंगे, तो डिविडेंड लास्ट ईयर का क्या है मेरे पास 1,80,000 को प्लस कर दो। फिर इन्होंने बोला है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इसी साल का होता है, इसी साल वाले को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया।
फिर लास्ट बोला प्रोविजन फॉर टैक्स मेड यूलर, मैंने बोला प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का लेते हैं लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का लेते हैं, तो इस साल का है 2 लाख रुपए, ये प्लस होगा। लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, अगर इनकम टैक्स का कोई रिफंड होता तो हम उसको सॉल्व करते, अदरवाइज हमें सॉल्व नहीं करना है। तो आपको जस्ट इसको ऐड करना है और आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहला स्टेप। याद रखना, इसलिए करा रही हूँ ये मेनली इस वीडियो में, वरना मैं आपको कंसेप्ट समझा के छोड़ सकती थी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल पार्ट है। अगर यहाँ गड़बड़ हो गई ना तो आप गलती कभी निकाल ही नहीं पाओगे कि आपका यहाँ पे आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है कैश फ्लो में। ठीक है, तो ध्यान रखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कैश फ्लो का सबसे बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सिखाऊंगी। पहले ऑपरेटिंग करा के फिर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पे आऊंगी, फिर एक हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे। तो बस इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, व्हाट इज कैश फ्लो, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, अगर ये यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ क्यों जा रहा है, आपको बहुत प्यार से चैप्टर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक, बस आपका यही सपोर्ट मुझे चाहिए और आपके इसी सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।